आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा इलॉबरेट करके समझने की कोशिश करें तो हमने जाना है, इस चीज को पहले भी पढ़ रखा है कि कोई भी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वो कई ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। जैसे अभी हमने बात किया रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये कई ऑर्गन से मिलकर के बना होगा। और इसमें ऑर्गन कौन कौन से आते हैं? इसमें ऑर्गन्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वे ओवरीज हैं, ओविडक्ट हैं, जिसका दूसरा नाम हम फैलोपियन ट्यूब भी रखते हैं। तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स, ये सभी मिल करके, ये सभी ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सारे पार्ट्स, मैमरी ग्लैंड को छोड़ दिया जाए, मैमरी ग्लैंड को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट्स पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। हम इसके बारे में और अगर डीप में अब धीरे धीरे चलें तो हम देख सकते हैं कि ओवरीज के नंबर 2 होते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब भी 2 होते हैं, लेकिन यूट्रस सिंगल होता है, सर्विक्स सिंगल होता है, वेजाइना सिंगल होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, आगे जो एक्सपोज्ड पार्ट है, वो भी सिंगल होता है। ये किस तरीके से फीमेल की बॉडी में ये अरेंज्ड होते हैं उसको अब हम लोग एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, किस तरीके से एग का प्रोडक्शन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एग अपने रास्ते में ट्रेवल करता है और कैसे कहां पर उसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज होता है। तो वो सारे रास्ते अब हम लोग वन बाय वन एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश किया है जिसमें हम यहां पर देखें तो जो सबसे बेसिक ऑर्गन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी। आप जानते हैं प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही वो पार्ट है जहां पर ओवम का प्रोडक्शन होता है और फीमेल के आवश्यक, फीमेल की बॉडी के लिए जो जरूरी जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी यहीं से रिलीज किए जाते हैं। तो ये ओवरी है। ओवरी एक्चुअली बॉडी कैविटी में लटका हुआ एक पार्ट है, एक ऑर्गन है ओवरी, और ये प्रॉपर ये लिगामेंट्स के माध्यम से पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ा रहता है। तो ये लिगामेंट्स के द्वारा, आप इस बात को समझें, ओवरी को जब आप एज ए डॉक्टर, जब आप एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की जब आप क्लास करेंगे तो उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा कि ओवरी पूरी तरीके से आपको यूट्रस दिखाया जाएगा, यूट्रस से अटैच्ड किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब होते हैं, और फैलोपियन ट्यूब जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया है ना, वैसे ही उसी के जस्ट नीचे लटकता हुआ आपको ओवरी नजर आएगा। छोटा सा, एक छोटा सा पार्ट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पूरे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एग्स होते हैं वो यहीं पर प्रोड्यूस होते हैं। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कई फीमेल में होने वाली बीमारियों के बारे में जानते होंगे, पीसीओएस कहा जाता है, पॉली ओवेरियन, यहां पर जो सिंड्रोम्स होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो वो यही इसी ओवरी से रिलेटेड होता है। आप ओवेरियन ट्यूमर के बारे में सुनते हैं, वो यहीं से रिलेटेड वो सारी चीजें हैं। तो पीसीओएस की प्रॉब्लम, ओवेरियन ट्यूमर की जो प्रॉब्लम होती है, और भी ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं, वो इसी ओवरी से होने वाली, यही इसी ओवरी के साइट पर होने वाली बीमारियां हैं। तो इसका नाम अक्सर आप अपने आसपास के लोगों में सुनते होंगे, ये इसी ओवरी से रिलेटेड होता है। हालांकि हमें सिर्फ अभी तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यह समझना है कि लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर फीमेल के बॉडी के भीतर पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। और जब आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट देखेंगे तब आपको लगेगा कि अरे नेचर ने एकदम ऐसे ही सजा रखा है। यहां पर ओवरी होता है, यहां से एग्स बाहर निकलते हैं, और आप देखेंगे यहां पर फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, वो उसे कैच करता है।
ओवरी लटका रहता है लिगामेंट्स के माध्यम से, ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ा रहता है। लिगामेंट्स आप जानते हैं दो टर्म्स, एक है टेंडन और दूसरा है लिगामेंट्स। इन सारे टर्म्स के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे। आपको मैं टेंडन के बारे में बता दूं, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और लिगामेंट इसको कैसे याद रखेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। टेंडन को समझना हो तो आप ऐसे रखिएगा TMB। आप वैसे सुन रखे ना टोबैको मोज़ैक वायरस, लेकिन उसी से मिलता जुलता आप एक टर्म बना लें TMB। T मीन्स हो गया टेंडन, M हो गया मसल्स और B मीन्स होता है बोन। तो मसल्स और बोन के बीच कनेक्शन बनाने के लिए टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स मसल्स और बोन के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए होते हैं, जबकि लिगामेंट्स दो मस्कुलर स्ट्रक्चर के बीच में, MM के बीच में, दो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। एक याद रहेगा तो अपना दूसरा अपने आप या आप याद कर पाएंगे। तो ये लिगामेंट जो है ये ओवरी को अटैच किए रहता है पेल्विक वॉल और यूट्रस से। आगे हम देखें तो जो अगला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैलोपियन ट्यूब का। ये पूरा का पूरा पार्ट हम ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट, या इसी का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ये पाथ है जिस रास्ते से ओवम अब आगे की ओर बढ़ेगा। यहां से रिलीज होने वाला ओवम आगे की ओर बढ़ेगा। आगे बढ़ने पर जो इसका पहला पार्ट जिससे ये इंटरैक्ट करता है वो है इनफंडिबुलम से अगला पार्ट फिम्ब्री का। यहां पर फिम्ब्री होती है, यहां पर फिम्ब्री होती है जिसके अपने प्रोजेक्शंस यहां से रिलीज होने वाले एक्स को कैप्चर कर लेते हैं। फिम्ब्री के बाद यहां पर इनफंडिबुलम का पार्ट होता है, और इनफंडिबुलम के बाद ओविडक्ट का एक डायलेटेड पार्ट होता है। डायलेटेड पार्ट, इसको थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस यहां पर देना पड़ेगा। ये डायलेटेड पार्ट एम्पुला कहलाता है। यही वो साइट है जहां पर ओवरी से रिलीज होने वाला एग, यहां से रिलीज होने वाला एग आगे बढ़ करके यहां पर स्पर्म का इंतजार करता है। तो यही एम्पुला वो पार्ट है जहां पर ओवरी से रिलीज होने वाला एग या ओवम आगे बढ़ करके एम्पुला के ही हिस्से में स्पर्म का इंतजार करता है। जब रिप्रोडक्शन के दौरान, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर फीमेल के जेनाइटल पार्ट से जब स्पर्म टहलते यहां के रास्ते से जब ये ट्रेवल करते हुए स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है, तो इसमें पूरी तरीके से एक बहुत लंबा रास्ता इसको ट्रेवल करते हुए स्पर्म को पहुंचना होता है एम्पुला के हिस्से में। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन की घटना, रिप्रोडक्शन एम्पुला के ही हिस्से में होता है। यह थोड़ा डायलेटेड पार्ट है, यहां पर ही स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन का साइट, एग्जैक्ट साइट एम्पुला है। इसके आगे का पार्ट नैरो होता है, एक नैरो ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और मैं आपको बता दूं फर्टिलाइजेशन के बाद आगे हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम लेकर के चलेंगे। अभी हम केवल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है। यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फर्टिलाइज्ड एग अब फिर आगे की ओर बढ़ता है। यहां तक अभी अनफर्टिलाइज्ड एग था, ये जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो आगे के रास्ते में बढ़ते हुए ये यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है, और वो फर्टिलाइज्ड एग बीच रास्ते में डिवाइड करते हुए मल्टी सेलुलर स्टेज में पहुंच करके यहां यूट्राइन कैविटी को कैप्चर करता है, यहां पर जाकर के एनकरेज कर लेता है, इसको पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है, किस दिन पर यहां पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे कैसे ये घटनाएं घटती हैं, इसको हम वन बाय वन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिन पार्ट्स से ये फर्टिलाइज एग, यानी यहां से आगे का जो पाथ है, उन सारे पाथ के बारे में बता रहे हैं। इस फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स को हम नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया एम्पुला डायलेटेड पार्ट है, और इसके आगे का पार्ट एक नैरो ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्थमस कहते हैं। स्थमस आगे चल करके यूट्रस में खुलता है। यूट्रस एक पियर शेप ऑर्गन है, एक पियर शेप। इसे अगर आप हिंदी के स्टूडेंट से अगर आप कहें
तो इसे नाशपाती हम कहते हैं। तो ये नाशपाती के आकार का एक पियर शेप एक स्ट्रक्चर होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी नेचर ने दे रखा है कि ये डेवलप हो रहे फीटस को होल्ड कर सकता है। तो यहां पर डेवलपिंग जो बेबी है, जो फीटस है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ये एक कैविटी इसके सेंटर में पाई जाती है और इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। इसमें ये इस मस्कुलर पार्ट्स को के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि सबसे बाहर की ओर, सबसे बाहर एक्सटर्नल लेवल पे पतली सी एक लेयर होती है जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो थिन लेयर्ड पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होता है। इसके बाद इसका अगला पार्ट जो होता है वो होता है मायोमेट्रियम। ये थोड़ा थिक होता है और ये मस्कुलर होता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा जन्म लेता है, मां के जब वो बर्थ ले रहा होता है बच्चा, तो मां के इस यूट्रस से कैसे बाहर जाएगा उसको एक्सपेल करने के लिए यही मायोमेट्रियम की जो मसल्स हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो मायोमेट्रियम का एक अपना इंपॉर्टेंस है डिलीवरी के लिए। बच्चों के बेबी जो डिलीवर किए जाने वाले बेबी को बाहर एक्सपेल करने के लिए इस मायोमेट्रियम का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। इससे और भीतर चलें तो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। इस यूट्रस, ये जो मस्कुलर लेयर, मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें दो लेयर की हमने डिस्कस किया। ये इसके भीतर का जो पार्ट है वो है एंडोमेट्रियम। ये भीतर का पार्ट है और ये ऐसा पार्ट है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बेसिक समझना होगा, ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, ये जो लेयर है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस दर्शाती है। इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस एंडोमेट्रियम के भीतर चेंजेस होते रहते हैं। इसकी दीवार, ये जो लेयर है, ये पतली होती है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आगे के प्रोलिफरेशन के फेज में ये मोटी होती जाती है। कैसे मोटी होती है, इस पर कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो इसके 3 लेयर्स हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इंपॉर्टेंस है वो एंडोमेट्रियम का होता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिलेशन, अभी आप बस इतना ही समझ लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इंपॉर्टेंस है वो इस एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है। एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एमसी के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसका लिंक है। ये क्या है? इसका मायोमेट्रियम का लिंक डिलीवरी के लिए है, पार्चुरेशन के लिए है, बच्चे के जन्म से इसका लिंक है। तो आप इसको समझ लें कि ये बर्थ से इसका लिंक है। जब बच्चा डिलीवर होता है तो उस दौरान ये मायोमेट्रियम की जो वॉल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे बाहरी दीवार का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बस सबसे आउटर, ये मस्कुलर लेयर का जो सबसे आउटर पार्ट है वो पेरीमेट्रियम है। इंपॉर्टेंस इन्हीं दोनों का होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, हम यहां तक पढ़ लिए। कहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया यूट्रस तक। तो हमने इस पूरे रास्ते के बारे में हमने डिस्कस किया। यहां हम यूट्रस के बारे में बात कर रहे थे। यूट्रस यहां तक खत्म हो जाता है। यूट्रस के आगे एक बर्थ कैनाल का रास्ता होता है। मैंने आपको बताया ना कि बच्चा जब कभी भी डिलीवर होता है तो उसे एक रास्ते से आगे गुजरना होता है। वो एक रास्ते से पास करता है जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल को बनाने में 2 मेजर पार्ट्स इसमें शामिल होते हैं। एक सर्विक्स होता है और दूसरा वेजाइना होता है। तो बर्थ कैनाल बनाने में किसका किसका इंपॉर्टेंस होता है? सर्विक्स का, दूसरा वेजाइना का। आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी ने लगभग ऐसा ही इमेज बनाया है। इस इमेज को पूरी तरीके से समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात आपको बता दें कि इसी से जुड़ा हुआ एक और इमेज बनाया हुआ है। एनसीईआरटी कभी एक साल में ये क्वेश्चन, एक इमेज पर बेस्ड
क्वेश्चन देते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो दूसरे इमेज पर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके जितने भी इमेज बेस्ड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या उनकी प्रैक्टिस करनी है तो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये बर्थ कैनाल के जिस पार्ट में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यूट्रस से हम नीचे आ चुके हैं। इस बर्थ कैनाल को बनाने के लिए दो पार्ट्स प्रोमिनेंट होते हैं, एक सर्विक्स और दूसरा वेजाइना। आप देखेंगे ये नैरो एक पाथ है जिसमें सर्विक्स यूट्रस के बाद का अगला पार्ट है। ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये आगे जाकर के वेजाइना में खुलती है और वेजाइना आगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में खुलते हैं। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में, जो आप आगे के हिस्से के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बर्थ कैनाल तक अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें, हमारा देश जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें कैंसर का जो सबसे बड़ा, फीमेल को सबसे बड़ा जो कैंसर होता है वो इसी पार्ट में होता है। हमारे देश में इतनी फीमेल के हाइजीन को लेकर के इतना हम जागरूक नहीं हैं, हम इतने अलर्ट नहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब यहां से ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकने के लिए गंदे पैड्स का इस्तेमाल, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करने की वजह से तमाम यहां पर अनहाइजीनिक कंडीशंस से गुजरने के दौरान फीमेल के इसी सर्विक्स पार्ट में इंडिया का जो सबसे मेजर कॉज ऑफ कैंसर है, फीमेल के बॉडी में, फीमेल में होने वाली जो सबसे बड़ी कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर होती है। तो इस चीज को आप समझ लें कि ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है एज ए डॉक्टर, क्योंकि इस हिस्से में कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप इस बात को समझ लें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़े कंट्रीज हैं, वहां पर ब्रेस्ट के कैंसर ज्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा कॉमन होता है। इंडिया में भी अगर बोला जाए कि जो इंडिया में भी जो डेवलप्ड सिटीज हैं, जैसे हम बात करें दिल्ली की, मुंबई की, कोलकाता की, तो बैंगलोर की, तो वहां पर ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम इन जनरल इंडिया की बात करें या रूरल इंडिया की बात करें तो हाइजीन मेंटेन ना हो पाने की वजह से सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ा कारण है। इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, वो यहीं से लिंक्ड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फीमेल के इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश किया, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए कई ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और इन ऑर्गन्स के बारे में आप देख रहे हैं। चलिए हम इनके बारे में वन बाय वन थोड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन जान लें जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। सबसे शुरुआत में हमने बात किया था ओवेरीज के बारे में। यहां पर देखें, ओवेरीज, फीमेल के बॉडी में दो ओवेरीज होते हैं। हमने सिर्फ हाफ सेक्शन बनाया है, इधर भी ओवरी होता है। तो फीमेल के बॉडी में ओवरीज 2 होते हैं, 2 इनकी संख्या होती है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि यहीं पर ओवम और जो जरूरी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को आगे मेंटेन रखने के लिए जो जरूरी हार्मोन्स होते हैं, वो यहीं से रिलीज होते हैं। आप आगे डिस्कस करेंगे, हम इस पर बहुत सारी बात करेंगे। सेक्स हार्मोन ओवरी से कौन कौन से रिलीज होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यही वो पार्ट है जहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। यह लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है। इसकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ये एब्डोमिनल कैविटी में लटका हुआ एक ऑर्गन है जो कि लिगामेंट्स के द्वारा पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ा होता है। तो आप जब एज ए डॉक्टर, जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत छोटा सा पार्ट होता है। और मैंने बताया था कि ओवरी में भी कैंसर की बहुत सारी गुंजाइश होती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ओवरीज में भी कैंसर होते हैं। अब बात करें यहां ये किससे कवर्ड होता है, ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी के जब हम पार्ट्स को ओवरऑल जब हम कट करके जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो इसके बेसिक 2 पार्ट्स नजर आते हैं। पहला एपिथेलियम और दूसरा ओवेरियन स्ट्रोमा। आप देखेंगे जब आप इसकी हिस्टोलॉजिकल मींस क्या, एक ऑर्गन है ना। ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन कोई भी ऑर्गन कई टिश्यू मींस वो टिश्यू के मिलने से बनता है। तो इसीलिए हम इसकी जब टिश्यू लेवल पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं, ऑर्गन के नीचे का लेवल यानी टिश्यू के लेवल पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें एपिथेलियम नजर आता है और
ओवेरियन स्ट्रोमा नजर आता है। ओवेरियन स्ट्रोमा भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और उसके भीतर होता है मेडुलरी पार्ट। इसको हम यहां पर एक इमेज के माध्यम से देखें तो हम समझ पाएंगे कि इसका हिस्टोलॉजिकल टिश्यू लेवल का जो स्ट्रक्चर है, इस ऑर्गन का टिश्यू लेवल के स्ट्रक्चर में आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर का जो पार्ट है उसे हम एपिथेलियम कहते हैं। ये एपिथेलियम आप देख सकते हैं यहां पर, एपिथेलियम जो है ये क्यूबाइडल एपिथेलियम है। तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम से इंसर्कल्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि एपिथेलियम है। ये क्यूबाइडल एपिथेलियम से घिरा हुआ ओवरी का स्ट्रक्चर है और इसके भीतर अब क्या होता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, इसके भीतर का जो भी पार्ट है वो सब स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में जो आउटर रीजन में होता है वो होता है कॉर्टेक्स। इसके आउटर हिस्से में होता है कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स, इस कॉर्टेक्स के भीतर आप देखेंगे छोटे छोटे जो ओवेरियन फॉलिकल्स आगे डेवलप होते हुए डिफरेंट स्टेजेस में नजर आते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाया है। इस पूरी बात को आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे, इसके हिस्टोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर पूरा हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, किसके भीतर कैसे ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रोथ करते हैं, कैसे इस ओवरी के भीतर एग्स या ओवम डेवलप होता है। इसका जो स्ट्रोमा का पार्ट है, स्ट्रोमा में पहला मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स और उसके भीतर होता है मेडुला। आप इस मेडुला को देखें तो मेडुला कोई खास वैसे तो नहीं दिखता, क्योंकि इसमें कोई बहुत, हमारे हिसाब से यहां पर देखें तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती है, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में ही ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होते हैं। मेडुलरी हिस्से में जब हम देखते हैं तो ये न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, यहां कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ नर्व फाइबर्स नजर आते हैं। तो मेडुला उतना खास नहीं है, खास है स्ट्रोमा का कॉर्टिकल रीजन जहां पर ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस किया ओवरी के बारे में। अब हम बात करें ओविडक्ट के बारे में। तो ओविडक्ट पर हमने डिस्कस किया था ना, हमने डिस्कस किया था कि ओविडक्ट का ही दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स शामिल होते हैं। इसमें इनफंडिबुलम होता है, फिम्ब्री होता है, आपको मैंने बताया था। यहां पर देखिए हमने आपको बताया था ना, यही उसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये सारे पार्ट्स हैं ओविडक्ट के, यानी हमारे फैलोपियन ट्यूब के, जो हमारा टारगेट है अभी स्टडी का, उसके ये पार्ट्स हैं। तो यहां पर हमने उसी के बारे में डिस्कस किया है। इनफंडिबुलम, फिम्ब्री, एम्पुला, इस्थमस, और ये पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें एक बार यहां समझना होगा कि एम्पुला ही वो हिस्सा है, एम्पुला वो पार्ट है जहां पर आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंट जो साइट माना गया है वो एम्पुला ही माना गया है। कई बार क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आगे यूट्रस में जाना चाहिए। हम जानते हैं ना, यहां से स्थमस से होते हुए जो कि नैरो ल्यूमेन लाइक पार्ट है, यहां से मैंने जो डिस्कस किया उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। स्थमस से होकर के फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में पहुंचता है और वहां पर जाकर के यूट्राइन वॉल से चिपकता है। कई बार वो स्थमस के ही हिस्से में रुक जाता है। बात समझें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि यूट्रस में जाकर के वो न चिपक करके वो स्थमस में ही पड़ा रह जाता है फर्टिलाइज्ड एग, और वहीं की दीवार से चिपक करके अपना ग्रोथ करता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या आगे चल करके बनती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय कंसंट्रेट करना है कि ये स्थमस का पार्ट आगे कनेक्टिंग पार्ट है यूट्रस से। कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस में पहुंचना चाहिए, लेकिन वो आगे ना पहुंच करके यहीं पर रुका रहता है। तो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको एज ए डॉक्टर आप एमबीबीएस के दौरान पढ़ेंगे। खैर, वो अभी हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ना। लेकिन मैं आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं बीच बीच में कुछ जो आपके मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो आवश्यक इंफॉर्मेशंस हैं उसके बारे में आपको बीच बीच में जानकारी देते रहूंगा। यहां यूट्रस की जब हम बात करते हैं, यूट्रस का दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज वोम। तो इसे हम वोम कहते हैं, और ये एक पियर शेप ऑर्गन है जिसकी दीवारें बाहर से देखने पर इसमें जो 3 लेयर पाई गई हैं, पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और अंदर का एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया था कि ये मायोमेट्रियम की जो लेयर है ये
बर्थ डिलीवर, बच्चे को डिलीवर करने के लिए जरूरी होता है, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वही साइक्लिक चेंजेस दर्शाती है, उसमें साइक्लिक प्रोलिफरेशंस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो इस एंडोमेट्रियम का ही रिलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। इसके बाद का जो पार्ट है सर्विक्स और वेजाइना का, ये मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सर्विक्स आगे सर्वाइकल कैनाल के द्वारा वेजाइना में खुलता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो फीमेल के भीतर होने वाले कैंसर का सबसे बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर। तो ये यही पार्ट है। अनहाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहने के कारण सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है। इसीलिए गवर्नमेंट तमाम तरीके की इसमें योजनाएं चला रही है कि वो सस्ते रेट्स पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े प्रोवाइड करें। तो वो इसी वजह से है। एज ए डॉक्टर आपको पढ़ना होगा, एज ए डॉक्टर आप समझेंगे आगे चल करके एमबीबीएस के दौरान, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करने का आपको मौका मिलेगा। सर्विक्स और वेजाइना ये मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं और ये बर्थ कैनाल आगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में खुलता है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे मैमरी ग्लैंड के बारे में। और हमने जितना भी अभी पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसमें हमने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इन दोनों पर बेस्ड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।